हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर डीएसई मैथमेटिक्स मैकेनिक्स पेपर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के सीरीज में इस नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले क्लासेस तक हम लोगों ने हमारे 3 यूनिट के एक क्लास जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के जिसके बहुत एक प्रोबेबिलिटी हमने बना के रखी है कि हाँ भाई पेपर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हो सकता है इस थोड़े से चैलेंजिंग पेपर मैकेनिक्स को लेते हुए कुछ टॉपिक्स हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेते हुए डन किए थे। यूनिट नंबर 3 का ही एक और वीडियो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन होता है, मतलब स्पर्श रेखीय और अभिलंबीय वेग और त्वरण होता है। इससे पहले वाले क्लास में आप लोगों ने त्रिज्यीय और अनुप्रस्थ मतलब रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आपने पढ़ा था। ये टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कहने का मतलब है कि स्पर्श रेखीय और अभिलंबीय वेग एवं त्वरण मिलता जुलता है, बट आपको दोनों डिफरेंट है। आप पेपर में आएगा तो आपको ये वाला पूछेगा तो यही वाला बनाना है, और त्रिज्यीय या अनुप्रस्थ मतलब और अनुप्रस्थ और स्पर्श रेखीय और अभिलंबीय वेग और त्वरण, ये इस यूनिट नंबर 3 से इन दोनों चारों टॉपिक या दोनों कहूं मैं, पिछला वीडियो और आज का ये वाला क्लास, इसे डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये रिफ्लेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये बाकी चैप्टर्स के मुकाबले थोड़ा सा कम इन्वेस्टिंग है, कम लेंदी है और आसानी से डुएबल है। आप आसानी से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी यूनिट के और जो चैप्टर हैं आपके, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, इलास्टिक स्ट्रिंग का हो गया, वो लेंदी पड़ते हैं। तो हम चूंकि स्कोरिंग कैसे करें, कैसे इस पेपर को निकालें, कैसे इस पेपर में फंसे ना, इस मैकेनिक्स के पेपर में हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर ये वाला आज का क्लास हम उस स्पर्श रेखीय और अभिलंबीय वेग एवं त्वरण को लेते हुए अपन चलेंगे। और देन आफ्टर फिर मैं आपके फोर्थ यूनिट, जो कि थोड़ा सा ज्यादा टॉपिक को अपने आप में कंटेंट करके रखा है, ज्यादा उसमें हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा क्वेश्चन हिट करने के लिए। हमारा टारगेट अभी ये है स्टूडेंट कि बड़े मार्क्स के क्वेश्चन, जो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, हर यूनिट से आप एक एक क्वेश्चन कम से कम बना लो, तो 40 मार्क्स के हो जाते हैं। और उसके बाद छोटे मोटे वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन करके ये पेपर ठीक ठाक मार्क्स का आपको मिल जाए। हम इस पर्पज से अपन अभी फिलहाल काम कर रहे हैं अपने एग्जाम के ओरिएंटेड टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो अच्छे से देखा है, त्रिज्यीय और अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण को बहुत अच्छे से अगर आपने समझ लिया है, जान लिया है, तो फिर ये आपके लिए 50% वर्क है। बहुत आपने 50% वर्क इसका भी वहां पे कर लिया। मेन इंपॉर्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे जो चीज है वो है क्वेश्चंस। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकली क्वेश्चन, वो रिपीट होते हैं, और वो इस क्लास में जो मैं कवर किया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिर हमको सबसे पहले इस हेडिंग के अकॉर्डिंग हमको हमारा वेग एवं त्वरण निकालना है, ठीक। और वेग एवं त्वरण, जैसे स्पर्श रेखीय वेग किसको बोलेंगे, अभिलंबीय जैसे यहाँ पर वेग और त्वरण किसको बोलेंगे, उस तरह की चीजों को लेते हुए आगे चलना है अपन को, ठीक। तो प्रमेय के रूप में पूछता है क्वेश्चन, कैसे पूछेगा कि समतल वक्र के अनुदिश गतिमान एक कण का वेग एवं त्वरण के घटक ज्ञात करना है आपको। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ प्लेन कर्व। सिंपल तरीके से पूछ सकता है, नाम से पूछ सकता है कि टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन सॉल्व करके निकालिए, डिराइव करके निकालिए। तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो का कैलकुलेशन कर लिया है। ऐसा एक डायग्राम बनाएंगे, ये बात हो रही है कर्व पे चलने की, तो भाई एक हाफ कर्व, ये कर्व वाला पैटर्न हो गया। इस पे एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q है। पॉइंट नंबर P से जाने वाली स्पर्श रेखा इस पॉइंट नंबर P को टच करते हुए ऐसे जा रही है, जो कि साइन एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। और पॉइंट नंबर Q से होने वाली जो अभिलंबवत स्पर्श रेखा है, लंबवत, वो Q पॉइंट से होके जा रही है, जो S से मिलती है यहाँ पर, और साइन प्लस डेल्टा साइन एंगल बनाती है। दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो एंगल है डेल्टा साइन है। और इस वक्र पे जो आप चलोगे तो उसको बोलते हैं चाप। जो वक्रीय दिशा पे हम लोग चलते हैं तो ये चाप है। तो मान लेते हैं इस बिंदु A से लेके, इस वक्र के बिंदु A से लेके पॉइंट नंबर P तक की दूरी स्मॉल s है, वक्रीय दूरी। और पॉइंट नंबर P से Q तक जब इसी वक्र में आप आगे बढ़ते हैं तो आपका जो डिस्टेंस है, वक्रीय डिस्टेंस, वो डेल्टा S बढ़ जाता है। तो यहां से यहां तक A से P तक S है, P से Q तक डेल्टा S है। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल जो एक रचना करते हैं हम लोग, P से Q जो एक जीवा हम खींचते हैं, और इस वाले लाइन पे जो एक लंब डालते हैं QM, जो 90 डिग्री का लंब होता है, तो यहाँ एक ट्राइंगल आपको PQM दिखाई देता है। उसके बीच बनने वाला कोण को मान लेते हैं हम अल्फा है, मान लीजिए, और इन दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण डेल्टा साइन है। तो ये एक तरह का डायग्राम आपको डिराइव करना है, वहां बनाना है। यहाँ पे एक रचना की है कि QM लंब है आपका PM पे, ये वाली लाइन पे। तो देखिए चित्रानुसार माना हमें सबसे, अभी हम फिलहाल क्या कैलकुलेट कर रहे हैं,
हम स्पर्श रेखीय और अभिलंबवत वेगों को कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटीज निकालेंगे। तो मानचित्रानुसार एक कण किसी वक्र पर समय t पर और t प्लस डेल्टा टी समय पर, समय t पर p पे रहेगा और उसमें डेल्टा t समय की वृद्धि होगी तो q पे पहुंच जाएगा। तो बिंदु p और q पर है। माना बिंदु a से वक्र के अनुदिश बिंदु p एवं q की दूरियां स्मॉल s और स्मॉल s प्लस डेल्टा s है, जिसकी बात मैं आपको इससे पहले कर रहा था। बिंदु P एवं Q पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के साथ दिस एंगल बनाती हैं, ये ऑलरेडी आप पहले बता चुका हूं आपको। और ये जीवा PQ, ये जो स्ट्रेट डॉट लाइन आप बनाए हुए हैं जीवा, इसका लेंथ हम लोग स्मॉल c ले लेते हैं, ठीक। और चाप PQ का मान डेल्टा s है, ये डिस्टेंस। जो डॉट लाइन बनी है उसका डिस्टेंस स्मॉल c है, और जो ऐसा कर्व लाइन बनी है, जो वक्र का जो लाइन PQ है, दोनों को ही PQ बोलोगे, लेकिन वक्रीय एरिया को डेल्टा s बोलेंगे, और दिस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस विच आई कॉल स्मॉल c। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि जब Q P की ओर जाएगा, जो बिंदु Q है ये P की ओर जाएगा, मतलब धीरे 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 इधर खिसकेगा, छोटा करते जाओगे तो ये गैप नहीं रह जाएगा, ये वाला गैप नहीं रह जाएगा। मतलब उस स्थिति में होगा कि PQ चाप बोलिए या PQ जीवा बोलिए, तो दोनों एक ही चीज हो जाएंगे। तो दोनों का रेशियो आप निकालेंगे तो यूनिटी के बराबर होगा, मतलब डेल्टा C बटे डेल्टा S टेंड्स टू यूनिटी, इक्वल डिस्टेंस इक्वल लेंथ। जब उस दिशा में अगर वो जाएगा धीरे 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 छोटा होते जाएगा तो ठीक। अब सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखीय वेग कितना है। तो स्पर्श रेखीय वेग कहने का मतलब है विस्थापन है परिवर्तन की दर उस पर्टिकुलर दिशा में, जिस दिशा में आपको निकालना है। तो कैसे निकालना है, पिछले क्लास में भी हम लोग इस कंसेप्ट का यूज किए थे कि बिंदु P पर स्पर्श रेखीय वेग कैसे निकालेंगे। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, कभी कभी डेल भी लिखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज विच रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कभी डेल लिखा रहेगा आपको, कभी डेल्टा t लिखा रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इट इज सेम, डेल्टा t ही है एक्चुअल में। मतलब हमें बिंदु P पर स्पर्श रेखा की दिशा में विस्थापन में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या विस्थापन हो रहा है, वो निकालना है डिराइव बाय शॉर्ट टाइम लिमिट डेल्टा टी। तो लिमिट के कंसेप्ट से ऐसे निकालते हैं, पिछले क्लास में भी यही चीज किए थे हम लोग। तो स्पर्श रेखा की दिशा में पीएम दिशा में, देखिए पीएम, तो कौन है विस्थापन बिंदु P से इस स्पर्श रेखा की दिशा में, पीएम ही तो विस्थापन है आपका, ये पीएम, ठीक। तो उसी को लिखेंगे। तो देखिए जरा क्या लिखे हैं, देखिए ठीक वही पीएम बटे डेल्टा टी। ये जो शब्दों में लिखा हूं वो कौन है, उस स्पर्श रेखा के अनुदिश कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला पीएम। अब इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखते हैं कि पी एम क्यू को, इसमें कोण अल्फा बन रहा है और मेरे को पीएम का मान निकालना है। तो अगर इसमें मैं स्पर्श रेखीय दिशा में देखूं, स्पर्श रेखीय दिशा में इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल दिशा वाले पार्ट को हम लोग कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस से, और वर्टिकल जो लंबवत वाले पार्ट को साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस ट्राइंगल की यूज करूं कहूं, या फिर मैं कहूं कि स्पर्शीय दिशा में आपका क्या चीज है, तो आधार जो जीवा है आपका ये वाला पीएम, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा का मतलब क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है पीएम बटे कर्ण क्या है पी क्यू। तो जीवा पी क्यू ना, जीवा पी क्यू, जो त्रिभुज बना है उसमें डॉट लाइन जो है वो जीवा है, और जो कर्व है वो चाप है। तो ट्राइंगल किससे बन रहा है, जीवा से बन रहा है। तो पी क्यू कॉस अल्फा ऐसा कहेंगे, मतलब जीवा पी क्यू कॉस अल्फा, ये देखिए बटे डेल्टा टी, क्योंकि त्रिभुज क्यू पी एम में हमने कॉस लगाया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेटअप करने के लिए जीवा पी क्यू कॉस अल्फा बटे डेल्टा टी में आप चाप पी क्यू का क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक। इसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। तो जीवा तो था ही आपके पास, चाप पी क्यू, डेल्टा टी था ही, कॉस अल्फा ही है। जीवा पी क्यू को डेल्टा सी बोल रहे हैं हम लोग, ऑलरेडी डिस्टेंस डिफाइन किए हैं, और चाप पी क्यू को डेल्टा एस बोल रहे हैं, शुरू में ही डिफाइन कर दिए हैं। तो मैथमेटिकली उन चीजों को हमने पुट कर दिया, ये देखिए। और हम लोग जानते हैं कि जब P और Q पास पास आएंगे, जब टाइम जीरो हो जाएगा, पास पास कब रहेंगे, P और Q पास पास कब रहेंगे, जब P और Q कब पास पास हैं, जब इनके बीच में कोई टाइम डिस्टेंस नहीं है, डेल्टा टी जीरो है। तो डेल्टा टी गोज टू जीरो इन द डायरेक्शन डेल्टा टी गोज टू जीरो, इट मीन्स Q गोज टू ऑन P, देन P बाई पी क्यू, जीवा और चाप का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 के रेशियो में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, सो दिस रेशियो, इस पर्टिकुलर रेशियो इज इक्वल टू 1, क्योंकि जीवा और चाप दोनों एक ही बिंदु की ओर अगर जाएंगे, उनका अनुपात यूनिटी के बराबर होगा। कॉस जीरो का मान अल्फा की जगह जीरो रखेंगे, डेल्टा टी अगर जीरो है, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर डेल्टा टी जीरो है, कोई समय नहीं है, यहीं पर हो, तो कोई एंगल अल्फा भी नहीं बनेगा, मतलब अल्फा भी जीरो है उस कंडीशन में,
तो cos अल्फा 0 है, अगर रखें cos अल्फा 0 रखें तो उसका मान भी 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, ऑल लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बटे डेल्टा टी को कंप्लीट डेरिवेटिव में हम लोग ds बटे dt लिखते हैं। तो दिस एक्सप्रेशन विथ लिमिट 1, दिस एक्सप्रेशन विथ लिमिट इज ds बटे dt and this expression with limit is 1 because delta tends to 0 when q tends to p and similarly alpha tends to 0। तो ये आपको फाइनली p पर स्पर्श रेखीय वेग का एक्सप्रेशन क्या मिल गया, ds बटे dt। याद रख के चलना है, स्पर्श रेखीय वेग का सूत्र होता है ds बटा dt। ओके, अब हमें इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अभिलंबीय वेग निकालना है। अभी हम लोग स्पर्श रेखीय वेग निकाले, तो बिंदु P पर अभिलंब की दिशा में विस्थापन कौन है, अब ध्यान दीजिएगा, बिंदु P पर अभिलंब की दिशा में विस्थापन कौन है, बिंदु P पर अभिलंबीय दिशा पर परपेंडिकुलर दिशा में कौन है विस्थापन, तो ये है डिस्प्लेसमेंट qm। तो qm डायरेक्शन में अपन को निकालना है, दिस qm डायरेक्शन। तो फिर देखिए क्या लिखेंगे, qm बटे डेल्टा टी। और इस qm को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी पर्टिकुलर ट्राइंगल में आप दो कंसेप्ट लगाइए, या तो आप साइन का एंगल लगा लीजिए जो कि लंब बटे कर्ण होगा, या तो लंबवत जो घटक होता है उसको साइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वो भी आपको पता है। तो सिमिलरली हम लोग इसी त्रिभुज में साइन अप्लाई कर लेंगे, तो फाइनली आपको इस एक्सप्रेशन में ऐसे मिलेगा कि qm बटे डेल्टा टी यू राइट जीवा pq बटे साइन अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि वो डॉट लाइन से ही त्रिभुज बना है। फिर इसमें भी चाप PQ का डिवाइड कर देंगे, चाप PQ डिवाइड करके एडजस्ट करके फिर क्वांटिटी पुट कर देंगे। और हम जानते हैं कि व्हेन डेल्टा t टेंड्स टू 0 दिस क्वांटिटी इज 1, दिस क्वांटिटी इज 1 sin 0, बट हियर यू पुट अल्फा की जगह 0, बट वहां पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा है साइन, तो साइन 0 0 होता है तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और इसकी वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो फाइनली यू गेट आउटपुट 0, मतलब आपको अभिलंबीय दिशा में कोई वेग नहीं मिलता, अभिलंबीय वेग क्या होता है, 0 होता है। ये रिजल्ट, सिंपल रिजल्ट, बहुत तामझाम नहीं करना है आपको। तो अभिलंब दिशा में वेग क्या होता है, 0 होता है। किसकी वजह से हुआ, साइन की वजह से हुआ। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, परिणामी अंडर रूट एक्स और वाई का परिणामी क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट स्पर्श दिशा में वेग प्लस अभिलंब दिशा में वेग का वर्ग, तो स्पर्शीय दिशा में वेग कितना है, ds बटे dt निकला है। ये देखिए, ये निकाले हम लोग ds बटे dt, तो ds बटे dt का होल स्क्वायर प्लस अभिलंब दिशा में वेग कितना निकला है, 0, 0 का स्क्वायर। तो फाइनली स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो परिणामी वेग भी कितना आएगा, ds बटे dt। मतलब किसी कण का स्पर्शीय और अभिलंबीय कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी कितना होता है जी, ds बटे dt होता है। ये याद रख के चलना है आपको फॉर्मूले, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों टाइप के वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, जरूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हमको क्या निकालना है जी, इस प्रमेय के अनुसार हमको त्वरण के घटकों को भी निकालना है, एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालना भी बहुत इजी है इसके लिए, उसके लिए भी हम लोग एक और डायग्राम, सेम डायग्राम फिर से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन अच्छे समझ में आया करके बना दिए हैं। आप पेपर में एक ही डायग्राम बना के आ सकते हो, जरूरी नहीं है आपको दो डायग्राम बनाना। तो अब हमें निकालना है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, त्वरण। हमने ये चीज डिराइव करके लेके आया है, इसको ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी कंबाइंड वेलोसिटी कहूं या फिर स्पर्श रेखीय में वेलोसिटी कहूं, ds बटे dt होती है। तो बिंदु P पर स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होगा, इस स्पर्श रेखा की दिशा में वेग में कितना परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो बिंदु P, सॉरी, इस स्पर्श रेखा जो इस दिशा में जा रही है, जो बिंदु P से होकर जा रही है, उस कंडीशन में अगर वेलोसिटी v है और जब पॉइंट नंबर Q पर वक्र में वो कण पहुंच जाता है और उस कंडीशन में अगर ये स्पर्श रेखा ये वाली है और उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v हो जाती है, चेंज हो जाएगी पॉइंट पर Q पर, डेल्टा v का उसमें परिवर्तन हो गया, बढ़ गया या घट गया। तो समय डेल्टा t में बिंदु P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग में परिवर्तन, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोलते हैं। और दिस लिमिट कंसेप्ट यू आप पुट तो करेंगे ही कि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो भाई इस दिशा में, स्पर्शीय दिशा में आपको वेग में परिवर्तन देखना है, स्पर्शीय दिशा में। तो यहाँ पे त्रिभुज का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे आप अपना कॉमन सेंस लगाइएगा कि स्पर्शीय त्वरण निकाल रहे हो और स्पर्श रेखा दिशा में जो हॉरिजॉन्टल घटक है cos को अप्लाई करेंगे। सो फाइनली यू हैव अ v प्लस डेल्टा v cos डेल्टा साइन, इसके बीच में जो एंगल क्या है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, डेल्टा साइन। सो यू गेट अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वेलोसिटी प्लस डेल्टा v cos डेल्टा v, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v ही है। वेग में परिवर्तन निकाल रहे हैं मतलब अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था, तो प्रारंभिक अवस्था में वेग तो v था,
इस वाले अंतिम अवस्था के वेलोसिटी में से आपको उस कंपोनेंट को लेना है जो कि स्पर्श रेखीय दिशा में या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब v प्लस डेल्टा v का कॉस वाला पार्ट, और जो कि डेल्टा साइन के एंगल के साथ हो। तो हमने लिख लिया v प्लस डेल्टा v कॉस डेल्टा साइन माइनस v बटे डेल्टा t। अब आपको पता है कि पिछले क्लास में इस कॉस डेल्टा साइन को हम लोग विस्तार करते थे, विस्तार करने के बाद ये सीरीज में बढ़ेगा, फिर पहले पद को लेते थे और छोटे पदों को नेग्लेक्ट करते थे। तो उसी काम को यहाँ पे करके हम यहाँ पर cos डेल्टा साइन को विस्तार करोगे तो डेल्टा t टेंस टू 0, तो डेल्टा साइन टेंस टू 0 और cos डेल्टा साइन इज 1 हो जाएगा आपका, या तो फिर सीधा सीधा आप 0 भी पुट करोगे तो फाइनली इसका मान 1 हो जाएगा। या तो आप इसका विस्तार करके पहले पद को लीजिए, या तो इस कंसेप्ट को लगाइए कि डेल्टा टेंस टू 0 मतलब डेल्टा साइन भी 0, और फिर उस कंडीशन में डेल्टा साइन कॉस के साथ 0 पुट करोगे तो 1 आएगा। तो सिंपल लिमिट पुट करने से ऐसा आएगा। तो भाई ये कॉस वाला टर्म 1 हो गया और यहाँ से ये वी कट जाएगा, तो आपको मिलेगा लिमिट के इंसेट में डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, मतलब डीवी बटे डी, और डीवी बटे डी मतलब वी अपने आप में डी एस बटे डी है, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ डी एस डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर। सो सिमिलरली यू गेट अ एक्सप्रेशन फॉर डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर फॉर व्हाट, स्पर्श रेखीय त्वरण। और इसी डीवी बटे डी को थोड़ा सा एडजस्ट करके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको बनाने के लिए कभी कभी इस रूप का भी यूज करते हैं, इसलिए इसको भी याद रख के आपको चलना है कि स्पर्शीय त्वरण डीवी बटे डी को हम v डॉट डीवी बटे ds के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? डीवी बटे डी के ऊपर नीचे या ds का भाग दे दिए तो डीवी बटे ds और ds बटे dt को v बोलेंगे यहाँ पे। तो या तो आप d2s बटे dt स्क्वायर बोलिए या तो फिर v dv बटे ds बोलिए। तो ये होगा भाई बिंदु P पर स्पर्शीय त्वरण का मान कितना होगा, या तो डबल डेरिवेटिव में ये बोलिए या तो फिर v dv बटे ds बोलिए। ओके, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या निकालना है हमको, अभिलंबीय त्वरण निकालना है। उसी पॉइंट पर अब अभिलंबीय त्वरण निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, बिंदु P पर अभिलंबीय त्वरण, तो बिंदु P पर क्या कोई अभिलंब की दिशा में कोई वेलोसिटी है? नहीं, स्पर्श रेखा की दिशा में। ये देखिए स्पर्श रेखा की दिशा में वेलोसिटी है, लेकिन उसके नॉर्मल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियली वो 0 है। और फाइनली में इस v प्लस डेल्टा v का साइन वाला पार्ट, फाइनली में v प्लस डेल्टा v का ये साइन वाला पार्ट, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल समय डेल्टा t में बिंदु P पर स्पर्श रेखा के लंबवत दिशा में वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो b प्लस डेल्टा v का साइन वाला पार्ट माइनस लंबवत दिशा में कोई इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं, तो 0 बटे डेल्टा t। अब यहाँ पे भी आप साइन डेल्टा साइन को क्या करें, विस्तार करें। ठीक, तो हम विस्तार करेंगे तो ये साइन का विस्तार होता है, पिछले क्लास में आप अच्छे से इसको समझे होंगे, मैक्लेरियन सीरीज से उसको एक विस्तार करते हैं, हमको पता होगा। तो v प्लस डेल्टा वी डेल्टा साइन माइनस डेल्टा साइन क्यूब डेल्टा साइन 5, तो ये फैक्टोरियल 3 5 7 में बढ़ते जाता है। तो डेल्टा टी, तो पहला पद को ही लेते हैं और बाकी पदों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। आपको याद होगा पिछला क्लास का वीडियो आप देखे हो तो फिर ये पहला पद ही लोगे आप, तो v डेल्टा साइन बटे डेल्टा टी। तो फाइनली जब लिमिट लगा दोगे तो कंप्लीट डेरिवेटिव में v डी साइन बटे डी हो जाएगा। और ये डी साइन बटे डी को अगर हम लोग बैलेंस करें कि v डी साइन बटे डी सॉरी ds और डी साइन बटे ds बटे dt, तो फिर से ये v और ये ds बटे dt को आप v बोल दोगे, तो फाइनली यू हैव v स्क्वायर डी साइन बटे ds। तो ये एक एक्सप्रेशन मिल गया। इसको और एक तरीके से लिखा जाता है, उसको एडजस्ट करना है। अगर मैं ये ds बटे सॉरी डी साइन बटे ds को पलट कर लिखूं तो बटे के बटे में ds बटे डी साइन लिख लूंगा, और इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को ds बटे डी साइन को चाप की परिवर्तन को एंगल के आधार पर, चाप में होने वाले परिवर्तन को कोण के आधार पर रो से डिनोट किया जाता है, अ स्पेसिफिक नोटेशन। सो ds बटे डी साइन को हमने रो बोल दिया। तो फाइनली यू हैव अ एक्सप्रेशन v square, we get v square from here and in divide by you get a rho, and what is rho? Rho is a ds बटे d sin। तो फाइनली यू गेट अ एक्सप्रेशन फॉर अभिलंबीय त्वरण, है ना। अभिलंबीय त्वरण के लिए आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा v स्क्वायर बाई रो। और परिणामी त्वरण क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? परिणामी त्वरण वही x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला, तो स्पर्शीय त्वरण का होल स्क्वायर जो कि d2s बाई dt स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, और प्लस अभिलंबीय त्वरण का होल स्क्वायर, तो v स्क्वायर बटे रो का होल स्क्वायर, और वो किस में रहेगा? अंडर रूट में रहेगा। तो ये भी याद रख के चलना है आपको, ये भी याद रख के चलना है आपको, और जो स्पर्श रेखीय त्वरण हम लोग निकाल के लेके आए ये भी याद रख के चलना है आपको। तो ये तो अपने आप में क्वेश्चन है यहाँ तक कि वेगों को स्पर्शीय दिशा में और अभिलंबवत दिशा में और त्वरणों को निकालिए। तो अगर ऐसा आता है तो यहाँ तक कैलकुलेट करिएगा।
अब मैंने कुछ क्वेश्चंस जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं मैकेनिक्स के इस पर्टिकुलर यूनिट से, और जो कि इन फॉर्मूलों से बनेंगे, और स्कोरिंग है, इजी है, बहुत ज्यादा काम नहीं है। इन दो चार फॉर्मूले को जो आपने पढ़ लिया उसी के आधार पे है, और पूछता है एग्जामिनर, रिपीट करता है इन क्वेश्चंस को। उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रखा है जो एग्जाम्स में 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग, जो कि एक पेपर सेट करने वाले के लिए एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है। वैसे क्वेश्चंस को अपन लेके यहाँ पे उस चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और इनके अलावा भी अगर क्वेश्चन आ जाता है जो कि नहीं आप देखे हैं, तो उसके पीछे आप कैसे वहां पे अपना दिमाग लगाएंगे। थोड़ा सा इन 4 फॉर्मूले को अगर आपने सीख लिया है, जान लिया है, तो कैसे 2-4 स्टेप आप लिख के आसानी से उसके कंक्लूजन को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ब्लैंक तो कम से कम कॉपी छोड़ के नहीं आएंगे, आप लिख के आएंगे, 4 स्टेप आपसे आसानी से बन ही जाएगा, तो 5 नंबर तो मिल ही जाएगा। आप एकदम अनदेखा क्वेश्चन मैकेनिक्स का भी रहेगा तो 10 में से 5 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ये 4 फॉर्मूले आपको पता रहेगा तो, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहते। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो मेरी बातें आपको और थोड़ी सी ग्रैब करेंगे माइंड में। क्वेश्चन को समझिए, इसी रेंज का क्वेश्चन आता है हमेशा ना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। एक कण कांस्टेंट वेलोसिटी से, अचर वेग से एक वक्र पर भ्रमण करता है, जिसके लिए एस मतलब चाप तथा कोण, वो बनने वाला जो कोण साई है। अब ये स्मॉल एस स्मॉल साई किसी को पता ही नहीं है डायग्राम में कहाँ पे है, तो फिर उसके लिए फिर कठिन पेपर है। आपने जान लिया कि ऐसे चाप को बोलते हैं, आपने जान लिया कि वो कोण बनता है जो 2 स्पर्श रेखाओं के बीच, उसको साई बोलते हैं, या एक्स अक्ष के साथ जो बनाता है वो साई है ना। तो फिर आपको दिक्कत नहीं है, वो चित्र इमेजिन होना चाहिए दिमाग में। तो बोला है कि ये के लिए जो चाप एस और साई दोनों एक साथ साथ शून्य हो जाते हैं, दोनों साथ साथ शून्य होते हैं। यदि किसी बिंदु एस पर जो त्वरण है वो इतना है, तो उस वक्र का समीकरण, नैज समीकरण ज्ञात कीजिए जिस वक्र में वो कण चल रहा है। क्या क्या बोला जी? एक कण कांस्टेंट वेलोसिटी से वक्र पर चलता है जिसके लिए एस और साई एक साथ शून्य होते हैं। यदि किसी बिंदु पर उस कण का त्वरण इतना है तो हमें उस वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। तो ध्यान से बनाना शुरू करिएगा, बहुत इजी लगेगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक, क्या चीज दिया है? वेग दिया है ds बटे dt, और हमको पता है कि टोटल वेलोसिटी भी ds बटे dt होती है। स्पर्श रेखीय और अभिलंब वेग का कॉम्बिनेशन भी ds बटे dt ही होता है, क्योंकि एक वेलोसिटी 0 मिलती है। तो ds बटे dt v दिया है जिसका मान कांस्टेंट बोल दिया है, देखिए अचर वेग से चलता है। तो यदि वेग नियत है तो त्वरण क्या मिलेगा जी? 0 मिलेगा। तो ये स्पर्श रेखीय त्वरण अगर मैं निकालूं, स्पर्श रेखीय त्वरण अगर मैं निकालूं, तो वो क्या मिलेगा? d2s बटे dt स्क्वायर का मान क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटी को उसने कांस्टेंट बोल दिया है। अब यदि परिणामी त्वरण मैं निकालूं, परिणामी त्वरण चूंकि मैं जानता हूं ये होता है, अभी जस्ट आप पहले पढ़े हो कि स्पर्श रेखीय त्वरण प्लस अभिलंबीय त्वरण, अभिलंबीय त्वरण का एक्सप्रेशन v स्क्वायर बाई रो होल स्क्वायर होता है। तो ये तो आपको 0 मिल गया इस कंडीशन से, और ये होल स्क्वायर कट के रूट, तो टोटल जो त्वरण है इस पर्टिकुलर कण के लिए वो क्या मिला? v स्क्वायर बाई रो मिला। और इसी चीज को आपके प्रश्न में वो बोल रहा है कि वो जो त्वरण है उस कण का वो v स्क्वायर सी बाई एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, दिया है आपको। तो बस इससे इक्वेट करना है इसको। तो देखिए कैसे करेंगे आप, प्रश्नानुसार आपको दिया है त्वरण इतना है, और आपने क्या निकाला? परिणामी त्वरण v स्क्वायर बाई रो निकाला। दोनों बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दिए, v स्क्वायर कट जाएगा 1 बाई रो सी बाई एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आपको पता है ये रो अपने आप में एक डेरिवेटिव क्वांटिटी है। रो मतलब क्या है? ds बटे डी साइन है, अभी जस्ट पहले आपने जाना। तो 1 अपॉन रो को कैसे लिखोगे? डी साइन बटे डी एस, रो इज इक्वल टू डी एस बटे डी साइन, तो 1 अपॉन रो डी साइन बटे डी एस। अब हम एक्सप्रेशंस को, ऑपरेटर्स को एक तरफ कर देते हैं। ये सी कांस्टेंट है, जीवा की लंबाई थी वो तो एक नैज कट पॉइंट होता है, तो 1 अपॉन सी डी साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी एस, और दो बोथ ऑफ साइड का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन करने से आपको इस तरफ ऐसा मिलेगा, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है स्टूडेंट, और ये a है तो एक्स्ट्रा में 1 अपॉन a तो आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये डी साइन का साइन, सी तो कांस्टेंट है और प्लस एक कांस्टेंट है। अब आपको इंटीग्रेशन के बाद इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, उसका भी आंसर आपको क्वेश्चन में दिया है। क्या लिखा था प्रश्न में? कि प्रश्न बोलता था कि s और साई दोनों एक साथ शून्य होते हैं, मतलब जब s 0 होता है तो साई भी 0 हो जाता है। तो इस एक्सप्रेशन में जब s 0 रखोगे तो tan 0 0, साई 0 रखोगे साई 0 0, ये मतलब हाँ साई 0 का मान 0 हो जाएगा, तो a का मान क्या मिल जाएगा आपको? 0। इस कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी। तो फाइनली जब वापस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे और ये c कट जाएगा, तो साई इज इक्वल टू tan इनवर्स s बटा c मिलेगा। और अगर मैं s का मान निकालना चाहता हूँ तो tan इनवर्स इधर आके tan साई बनेगा, c इस कांस्टेंट में जाएगा, तो यू गेट अ एक्सप्रेशन फॉर द कर्व s इज इक्वल टू c tan साइन
जो कि अभिष्ट वक्र का समीकरण है। और ये क्या है जी अपने आप में, इस एक्सप्रेशन को आप पहचानते हैं कि नहीं, इस एक्सप्रेशन को आप पहचानते हैं कि नहीं, ये यूनिट नंबर 2 के कैटेनरी का नैज समीकरण है। मतलब वो वक्र, वो कण कैसे टाइप के कर्व पे चल रहा था, कैटेनरी वाले कर्व पे चल रहा था। तो ये कैटेनरी का नैज समीकरण है, S = C tan sin। तो बहुत आसानी से आपने उस वक्र को फाइंड कर लिया दिए गए कंडीशन के साथ। कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत इजी भी है अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं। इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें भी वही कंसेप्ट है और इसी तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये भी कई बार रिपीट हुआ है, आया हुआ है। एक कण एक समतल वक्र पर गतिमान है, यदि स्पर्श रेखीय और अभिलंबीय त्वरण सदैव कांस्टेंट रहते हैं, सदैव अचर रहते हैं। प्रश्न में क्या दिया उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बोल दिया है कि स्पर्श रेखीय और अभिलंबीय त्वरण दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो कोण साई जो बनाता है, जो गति की दिशा में समय t के साथ घूमते हुए बनाता है, उसका जो समीकरण है, जो वक्र का समीकरण है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से दिया जाता है। ये हमें प्राप्त करना है। चलिए जो दिया है उससे सॉल्यूशन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। क्या क्या दिया है प्रश्नानुसार, स्पर्श रेखीय त्वरण कांस्टेंट है, मतलब d2s/dt² कांस्टेंट है, हमने उसको लैम्डा मान लिया। अभिलंबीय त्वरण कांस्टेंट है, दिया है, मतलब v²/ρ फॉर्मूला ही होता है, = μ कांस्टेंट मान लिया, इसको ही मान लिया। समीकरण 1 और 2 आपको मिल गया। अगर आप समीकरण 1 का एक बार इंटीग्रेशन कर देते हो तो क्या मिलेगा, ये डबल डेरिवेटिव है जो है सिंगल डेरिवेटिव हो जाएगा, एक अवकलन कम हो जाएगा एक बार समाकलन करने से। तो ds/dt = λt, t के सापेक्ष कर रहा हूँ समाकलन, तो और प्लस एक कांस्टेंट c हो जाएगा। और ds/dt को v बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो v का मान मुझे मिल गया λt + c, ये समीकरण 3 नाम दे दिया। इसको कहां से प्राप्त किया, समीकरण 1 से प्राप्त किया। अब समीकरण 2 से अपन कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या लिखा है स्टूडेंट, देखिए v²/ρ, तो v²/ρ को मैं v × v/ρ लिख सकता हूँ, और v का मान मैं जानता हूँ ds/dt होता है, ये फॉर्मूला पता है आपको। तो दो बार ds/dt, नीचे आप रो का मान आप जानते हैं ds/d sin होता है। अब अगर एक ds नीचे वाले का कटेगा ऐसे एक ठो से, तो ये d sin पलट कर ऊपर चले जाएगा, तो d sin/dt हो जाएगा, और ये ds/dt बचेगा। इस तरफ म्यू है आपका, तो कुछ उसी तरीके के एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पर कि ds/dt डॉट d sin/dt इज इक्वल टू म्यू। अब फाइनली इस ds/dt का मान मैं जानता हूं, अभी मैं सॉल्व करके निकाल के लेके आया हूं पहले समीकरण का। जब आप लोगों ने इंटीग्रेशन किया, इस वाले पहले समीकरण का जब आप लोगों ने इंटीग्रेशन किया, तो ये ds/dt का मान इतना निकल के आया है, जो कि v है। तो ds/dt का मान उस पर्टिकुलर मैं इंटीग्रेशन वाले पोर्शन में पुट कर रहा हूँ यहाँ पे ds/dt का मान λt + c, d sin/dt है आपके पास, इज इक्वल टू म्यू। इंटीग्रल बनाना है मेरे को वेरिएबल सेपरेशन के थ्रू, तो मतलब d sin को एक तरफ रखूंगा, बाकी टर्म्स को एक तरफ रखूंगा। तो d sin हियर इज इक्वल टू μ/λt + c, μ/λt + c dt, और दोनों पक्षों का आप समाकलन कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ d sin इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म प्लस एक कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो d sin का इंटीग्रेशन sin म्यू बाहर, log 1/x मतलब log λt + c, और ये फलन का फलन था इसलिए λt + c में लैम्डा भी एक्स्ट्रा आएगा डिवाइड में, ठीक, 1 था इसलिए 1 के फॉर्म, तो ये μ/λ आ गया यहाँ पर आपके पास। और इस कांस्टेंट को भी चूंकि log का टर्म आया है इसलिए log के ले लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को। तो अब लिमिट क्या होगा, जब t टेंड्स टू 0 तो साई भी 0, जब समय अंतराल में आगे नहीं बढ़ोगे आप, p से q की ओर नहीं जाओगे, तो एंगल भी नहीं बनेगा, 0 रहेगा, डेल्टा साई 0 या साई 0। तो फिर उस कंडीशन में साई 0 तो आपका t 0, तो t यहाँ पे 0 हो गया, तो log c। तो फाइनली log k, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का मान आपको -μ/λ log c मिलेगा। इस कांस्टेंट को वापस यहाँ पे पुट कर दोगे समीकरण नंबर 4 में, तो इस तरह से चीज मिलेगा आपको ये वाला। इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ μ/λ कॉमन था, ये log m - log c आएगा, जिसको log m/n लिख लोगे, और इस c को डिवाइड करोगे इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। और अगर मैं उसको एक नए कांस्टेंट की तरह डिफाइन कर दूं कि μ/λ को एक कांस्टेंट a बोल दूं और λ/c को एक कांस्टेंट b बोल दूं, तो जो आपको प्रश्न में बोल रहा था कि भाई साई के लिए प्रूफ करिए, वो पा जाओगे आप। ये देखिए सिद्ध करना था कि साई इज इक्वल टू a log 1 + bt, तो a के जगह μ/λ है और b के जगह आपका c/λ है, मे बी वेयर द क्वांटिटी λ/c है, b के जगह λ/c है। तो भी डिफाइन करके फिर आपने ये चीज प्राप्त कर लिया। बहुत इजी था, जो दिया था आपको वो छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए थे,
और एक क्वेश्चन बन गया था। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ इसके लिए, आपके एग्जाम के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कई बार रिपीट हुआ है और इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और इस क्वेश्चन को आपको कम से कम 2-2 बार बना के देखना है अपने हाथ में, रफ कॉपी में 2-2 बार हाथ से लिख लिख के बना के देखिए, अदरवाइज एग्जाम के डे पे आप परफॉर्म कर पाएंगे, इसकी गारंटी बहुत कम हो जाएगी, थोड़ा ध्यान रखना है इसको आपको। चलिए, एक कण एक समतल में इस प्रकार गति करता है कि इसका स्पर्श रेखीय और अभिलंबीय त्वरण सदैव समान रहता है। क्या दिया प्रश्न में, आधा चीज दे दिया, स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिलंबीय त्वरण समान रहता है। अब आपको अभी तक पढ़ते पढ़ते ये तो जान गए ना कि स्पर्श रेखीय और अभिलंबीय त्वरण होता ही क्या है। किस बच्चे से नहीं बनेगा जिसको पता ही नहीं है भाई कि स्पर्श रेखीय त्वरण क्या है और अभिलंबीय त्वरण क्या है, या फिर वो बच्चा जो कंफ्यूज है त्रिज्यीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण में, रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, और इसमें हमारे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन में कंफ्यूज है कि किसका फॉर्मूला क्या है, किसका क्या है, तो उससे नहीं बनेगा। अगर आपको क्लियरिटी है इसमें तो इजी है। तथा, और दूसरा पार्ट क्या दिया है, तथा इसका जो वेग है वो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी e⁻tan−1s/c के समानुपाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक दिया है। जहां एस वक्र पर एक स्थिर बिंदु वक्र का चाप है, ठीक हो, तो हम जानते हैं स्मॉल एस को चाप बोलते हैं, जबरदस्ती लिख दिया एक लाइन कंफ्यूज करने के लिए। हमें क्या निकालना है, पथ का समीकरण निकालना है, इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करना रहेगा बस। सबसे पहला चीज क्या दिया था, स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिलंबीय त्वरण बराबर था। ये होता है ना जी फॉर्मूला स्पर्श रेखीय त्वरण का, आप जानते हैं, अभिलंबीय त्वरण का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होता है, ये पुट कर दिए, पहला समीकरण मिल गया। दूसरा क्या चीज दिया था, इसका वेग इसके समानुपाती है, तो ठीक है ना भाई, वेग v बराबर समानुपाती e⁻tan−1s/c, समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दिए के, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 लिखने के लिए तो मेरे को कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ी ना, पता था मतलब इतना लिख दिए, आपने 50% काम कर लिया। अब समीकरण 1 से हम क्या निकालेंगे, d2 sin/dt² इज इक्वल टू v²/ρ। मैंने आपको बताया था कि इस d2 sin/dt² को इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई रूप में, कि v dv/ds इज इक्वल टू v² और इस रो को हम लिख सकते हैं ds/d sin, लिख सकते हैं। अब ऐसा करेंगे तो आप दोनों पक्षों से ये ds कट जाएगा, ध्यान देंगे तो, और एक ठो v कट जाएगा आपका, ये वाला v इससे कट जाएगा, तो a v के नीचे में ये वाला v और ये साइन पलट कर ऊपर, तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म में एक इंटीग्रेशन का टर्म ऐसा मिला आपको। कैसे किए हम लोग, d2s/dt² को v dv/ds लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको जो स्पर्श रेखीय त्वरण का एक्सप्रेशन में बता दिया है, वो आपको याद रख के चलना है। ये अभिलंबीय त्वरण था, तो ऐसा करके एक इंटीग्रल निकल गया, बस इसको इंटीग्रेट करना है अपन को। तो इसको इंटीग्रेट करोगे आप तो इस तरफ क्या आएगा, log v इज इक्वल टू d sin का साइन और एक कांस्टेंट है। तो भाई हमको तो ये दिया है कि जो v है, जो वेलोसिटी है, वो तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बराबर है, प्रश्न में दिया था। ये समीकरण 2 में लिखा है कि v बराबर k tan−1s/c था, ठीक है, उसको पुट कर देते हैं वहां पर। देखिए log v की जगह k tan−1s/c इज इक्वल टू साइन प्लस a। अब ये m इंटू एन है, log m इंटू एन है, तो log k को अलग कर लिया, प्लस करके log e बेस पे tan−1s/c को अलग कर लिया, इस तरफ साइन प्लस a है। अब साइन के फॉर्म में या किसी फॉर्म में एक एक्सप्रेशन बनाना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये log e बेस पे e ना, ये e टू द पावर tan−1s/c था, तो आपको पता है log e बेस पे e 1 होता है, तो मैंने इसको डबल लिखा है, ये वाला पर्टिकुलर थिंग तो 1 हो गया, तो फाइनली अगले लाइन पे log k और tan−1s/c साइन प्लस a, यही मिलेगा आपको। अब यहाँ पर अगर मैं इस log k को पक्षांतर करके यहाँ ले जाऊं और इस a प्लस log k को एक नया कांस्टेंट बोल दूं a डेस, तो यहाँ मिलेगा tan−1s/c इज इक्वल टू साइन प्लस a डेस। इसको और इसको मिला के ना कंफ्यूज नहीं होगा। अब लिमिट लगा दीजिए, जब चाप जीरो रहेगा तो एंगल भी कहाँ बनेगा जी, चाप मतलब बिंदु P के बाद Q में जाएगा ही नहीं, तो चाप तो जीरो है, तो साइन एंगल भी जीरो रहेगा, तो भाई s जीरो है तो tan 0 0 होता है, साइन जीरो है तो जीरो, उस कंडीशन में a डेस कांस्टेंट का मान भी क्या मिलेगा आपको, जीरो। वापस इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो tan−1s/c इज इक्वल टू साइन, और फिर इसको एडजस्ट करोगे आप तो आप क्या लिख सकते हो, s इज इक्वल टू c tan साइन, और यही उस वक्र का समीकरण है जो कि कैटनरी है, फिर से कैटनरी का नैज समीकरण है, जो निकल के आया वो कैटनरी का नैज समीकरण। तो मैंने नाम नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को पहचानते हो और लास्ट में जब कंक्लूजन लिखते समय आपने एक लाइन लिख दिया कि प्राप्त हुआ जो समीकरण है वो एक कैटनरी है, तो एग्जामिनर को और अच्छा लगता है, उसे लगता है कि स्टूडेंट को और बहुत सारी चीजें पता है, इसलिए वो आपको एक आध नंबर भी नहीं काटता, कुछ गलती वलती हुई रहती है उसको नेग्लेक्ट करता है। तो आप लास्ट में लिख सकते हो कि प्राप्त हुआ वक्र एक कैटनरी का नैज समीकरण है,
इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ द कैटनरी है। तो ये स्टूडेंट कुछ 3 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे थे, जो कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बने, उसको मैंने यहाँ पे लिया। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो आज के टॉपिक को जल्दी से मैं रिवाइज करता हूँ, क्या किया हम लोगों ने। आज हमने जाना स्पर्श रेखीय और अभिलंबीय वेग एवं त्वरण, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जो कि पिछले क्लास को आप किए रहेंगे तो आपका 50% वर्क हो जाया रहेगा, मैंने कहा। और इसको भी बनाना है, समझना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अगर मैं यहीं तक छोड़ देता तो ये वाला आता तो उसको लिख के आते, और ईजी है। तो दोनों अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ये आप डायग्राम बनाइएगा, आपको टेंजेंशियल और नॉर्मल डायरेक्शन का वेलोसिटी मिल जाएगा, और फिर आपको टेंजेंशियल और नॉर्मल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालना है, और उन फॉर्मूलों को याद रख के भी चलना है। ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, ऑब्जेक्टिव में कि भाई स्पर्श रेखीय त्वरण का क्या फॉर्मूला है, अभिलंबीय त्वरण का क्या फॉर्मूला है, क्या अभिलंबीय वेग का मान कितना होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है। तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसको समराइज करके, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप कम से कम 2 बार बनाइएगा सारे क्वेश्चन को। इसको भी रफ में आप कम से कम 2 बार बनाइए इस क्वेश्चन को। ये भी वक्र का समीकरण निकालना था, और ये क्लास क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। और ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेगा। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से रहेगा, वो अभिलंबीय त्वरण, अभिलंबीय वेग के बीच में कुछ रिलेशन दिया रहेगा और आपसे वक्र का समीकरण पूछेगा। तो क्या दिया है, क्या है, उसको कम से कम 2-4 लाइन लिखना, आप एकदम से खाली छोड़ के नहीं आना। तो कुछ मार्क्स आपको एग्जामिनर दे देगा। आप इस पेपर से डरना नहीं है, आपको थोड़ा सा इसको फेस करते हुए जल्दी से क्लियर कर लेना है, और उतना क्वांटिटी मैं आप लोगों को सप्लाई कर ही दूंगा कि आपका ये पेपर निकल जाए। ठीक है, तो चलिए यूनिट नंबर 3 यहाँ मेरे तरफ से इतना ही कंप्लीट करिएगा। आप लोग ये 2 चैप्टर कंप्लीट करिएगा, इतने से आपको मार्क्स प्राप्त हो जाने की उम्मीद है। अब मैं यूनिट नंबर 4 को के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डिलीवर करूंगा, जो कि थोड़े से लेंदी हैं, थोड़े से ज़्यादा टॉपिक है उसमें। आपको थोड़ा सा मे बी 2 क्लास उसमें भी करना पड़ जाए बड़े-बड़े, तब जाके वो कवर होगा। तो ठीक है, इतना तक आप लोग करके रखिएगा। तब मिलते हैं हम लोग फिर अपकमिंग वीडियो में आपके 4th यूनिट मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेते हुए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।